हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल अक्की की पाठशाला में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी में साहित्य को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी बेसिक क्लास होगी और आगे ही ऐसी ही वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदी साहित्य खत्म कर लेंगे, ताकि हिंदी में 37 में से 37 कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक अक्सर थोड़ा बोरिंग या सिरदर्द लगता है ना, एकदम इतिहास जैसा, लेकिन आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई परीक्षाओं के लिए अपना सीधा सीधा एक ही लक्ष्य है, और वो है पूरे 37 में से 37 अंक। ये बात सही है कि हिंदी भाषा का इतिहास और उसका विकास याद करना थोड़ा भारी लगता है, रटना पड़ता है। बट टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज की इस क्लास को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि रटने वाला काम एकदम खत्म। इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे, जिससे एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो आज का एजेंडा फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे भारत के भाषा परिवारों की, संस्कृत से हिंदी तक के सफर की, भाषा और बोली में क्या अंतर है, अपभ्रंश और बोलियां क्या होती हैं, और आखिर में सबसे जरूरी, संविधान में हमारी राजभाषा के नियम। चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भारत के भाषा परिवार, एक बड़ी तस्वीर। ये जो चार्ट है ना, ये बहुत कुछ कहता है। भारत की लगभग 73% आबादी भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़ी भाषाएं बोलती हैं। अपनी हिंदी भी इसी सबसे बड़े परिवार का हिस्सा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार है द्रविड़ परिवार, जो 25% हिस्सा कवर करता है। अब ये द्रविड़ में कौन सी भाषाएं आती हैं? वही जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। बाकी जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है वो ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषाओं का है। अब आते हैं भाग 2 पर, संस्कृत से हिंदी का सफर, एक क्रमिक विकास। ये फ्लो चार्ट एकदम शानदार तरीके से पूरी कहानी समझा देता है। देखिए, सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व के आसपास थी संस्कृत, जिसे हम सब भाषाओं की जननी या माँ कहते हैं। अब माँ का काम क्या होता है? बच्चे को पालना। तो संस्कृत के बाद आई पाली भाषा, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। फिर पाली से निकली प्राकृत, जिसमें जैन धर्म के उपदेश मिले। अब जब प्राकृत भाषा थोड़ी टूटी और बिगड़ी ना, तो उससे बना अपभ्रंश, और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इसी अपभ्रंश से अपनी आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ, जिसका सबसे पहला प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ये सब समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा ही मजेदार सवाल आता है। हम बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो शब्द है ना हिंदी, ये आखिर खुद किस भाषा से आया है? क्या ये संस्कृत का शब्द है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। हैरानी की बात है ना, पर हिंदी शब्द दरअसल फारसी या पर्शियन भाषा से आया है। हुआ ये कि जब फारस या ईरान के लोग भारत की तरफ आए, तो वो लोग स का उच्चारण ह की तरह करते थे, तो उन्होंने अपनी सिंधु नदी को हिंदू बोलना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, इसी हिंदू से बना हिंदुस्तान, और यहाँ के लोगों की भाषा बन गई हिंदी। है ना एकदम कमाल की बात। मतलब जिस हिंदी को हम अपनी मातृभाषा मानते हैं, उसका नाम फारसी भाषा के प्रभाव से पड़ा है। चलिए भाग 3 देखते हैं, भाषा बनाम बोली, औपचारिक बनाम स्थानीय। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। भाषा वो फॉर्मल या औपचारिक तरीका है जिसका इस्तेमाल हम घर के बाहर, स्कूल में या ऑफिस में करते हैं, जैसे अभी यहाँ मानक हिंदी भाषा में बात हो रही है। लेकिन बोली वो है जो हम अपने घर में अपने दादा दादी के साथ एकदम नेचुरल तरीके से बोलते हैं। मतलब बाहर चाहे कितनी भी शुद्ध हिंदी झाड़ लें, घर जाकर तो अपनी बोली में ही बात निकलती है। याद रखिएगा, बोली हमेशा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, अपभ्रंश और बोलियां, हिंदी की प्रमुख शाखाएं। अपभ्रंश का मतलब ही है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, जो बाद में अलग अलग बोलियों में बट गया। अब इन्हें याद करने की एक गजब की ट्रिक है। जैसे खस अपभ्रंश, अब पहाड़ों पर जाएंगे तो ठंड लगेगी और खांसी तो होगी ही, तो खस से याद रखिए पहाड़ी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से बनी बिहारी हिंदी, क्योंकि मगध बिहार में ही है। अर्धमागधी से बनी अपनी पूर्वी हिंदी, और इन सब में सबसे जरूरी है शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हमारी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी की शाखाओं पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे मेन है अपनी खड़ी बोली, जिसे आज हम मानक हिंदी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य सेंटर मेरठ और दिल्ली का इलाका है। अब देखिए, मेरठ में हस्तिनापुर है, जो कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी कहा जाता है।
इसके अलावा मथुरा साइड की ब्रजभाषा, हरियाणा की बांगरू या हरियाणवी और बुंदेलखंड की बुंदेली, ये सब भी पश्चिमी हिंदी का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है। इसमें मेनली 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनमें अवधी का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रसिद्ध रामचरितमानस लिखी थी ना, वो इसी अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो कि पूर्वी हिंदी की जान है। मागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी हिंदी में आती हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। भोजपुरी सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों जैसे गोरखपुर और गाजीपुर के आसपास भी बहुत भारी मात्रा में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी को याद करने का एकदम आसान जुगाड़ है दिशाएं। उत्तर में मेवा मिलता है तो उत्तरी राजस्थान की भाषा हो गई मेवाती। दक्षिण में माल है तो दक्षिणी राजस्थान में मालवी। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ियों का दबदबा है तो वहाँ मारवाड़ी। और पूर्वी राजस्थान यानी जयपुर की तरफ जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग 5 पर, संविधान में राजभाषा, महत्वपूर्ण नियम और अनुच्छेद। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का जिक्र है, जिसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व हिंदी दिवस एकदम अलग है, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जामिनर अक्सर इसी छोटे से अंतर में फंसाता है। इस स्लाइड को तो दिमाग में एकदम स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। अनुच्छेद 343 ये साफ साफ कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 के तहत 1955 में पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे साहब थे। और अनुच्छेद 351 के तहत ये भारत सरकार की ड्यूटी है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार, प्रसार और विकास करे। शुरुआत में हमारे संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थीं, जो आज बढ़कर 22 हो गई हैं। ये आंकड़ा बड़ा कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 1992 में 71वें संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। और फिर 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़कर ये संख्या पूरे 22 तक पहुंच गई। यूपी पुलिस के हर एक कैंडिडेट को ये साल तो रटा होना चाहिए, 1989। यही वो साल था जब उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये फैक्ट ना जाने कितनी बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, भाषा का पूरा इतिहास और संविधान के ये सारे नियम समझने के बाद अब ईमानदारी से बताइए, 37 में से 37 का टारगेट अब कितना करीब लग रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास बहुत फायदेमंद रही होगी। आज हमने हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा और थोड़ा मुश्किल सा बेस एकदम क्लियर कर लिया है। अब अगली क्लास से हम प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाओं को एकदम धांसू ट्रिक से याद करेंगे। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।